सब कुछ हॉस्पिटल के गलियारों में तेज भागदौड़ से शुरू होता है, सीधा इमरजेंसी रूम की ओर। अंदर एक मरीज की हालत बहुत खराब है। नर्सेज देखती है कि उसकी धड़कन और सांसें थम गई है। तभी हमारा हीरो डॉक्टर याओ फौरन एक्शन में आता है और छाती दबाकर मरीज को बचाने की कोशिश शुरू करता है। शुक्र है मेडिकल टीम की मेहनत कामयाब होती है और मॉनिटर दिखाता है कि मरीज का दिल फिर से धड़कने लगा है। हालात काबू में आने के बाद 2 नर्सेज राहत की सांस लेती है और डॉक्टर याओ को एक बार फिर दिन बचाने के लिए धन्यवाद देती है। एक नर्स दूसरा मौका पाकर दूसरे डॉक्टर की बुराई करती है, उसे एकदम बेकार इंसान बताती है, लेकिन याओ ये सुन लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, उसका काम जिंदगियां बचाना है, भले थोड़ा लेट हो जाए। वो नर्सेज को बताता है कि मरीज अब स्थिर है और अगर कुछ भी चाहिए तो उसे बुला सकती है। जब याओ वहाँ से निकलता है, नर्सेज आपस में कहती है कि काश उनका पति भी ऐसा होता। फिर वो थकाहारा अपने अपार्टमेंट में आराम करने जाता है। घर पहुंचते ही घड़ी देखता है और समझ जाता है कि वो बहुत लेट हो गया है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लिली जरूर परेशान हो रही होगी। वो सोचता है कि वो बहुत काम कर रहा है, इस वीकेंड को लिली के साथ टाइम बिताकर उसकी भरपाई करेगा। बाथरूम के पास जाता है तो लिली की आवाज सुनाई देती है, वो किसी को मिस कर रही है। याओ धीरे से दरवाजा खोलकर झांकता है, लेकिन जो देखता है वो दिल तोड़ देने वाला है। वो हैरान होकर सोचता है ये कैसे हो सकता है, मुझे तो पूरा टाइम धोखा दिया गया। बाथरूम के भाप में सीन देखते हुए उसका दिल टूट जाता है और गुस्सा भर जाता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो सोचता है कि वो दूसरा आदमी कौन हो सकता है, लेकिन फिर मन में कहता है क्या फायदा, बेहतर है उन्हें थोड़ी इज्जत के साथ छोड़ दूं। अंदर लिली अपने लवर से कहती है जल्दी कर, निकल जा, यीचू अब आने वाला है। वो आदमी बोलता है ये जोखिम भरा सीन थोड़ा रोमांचक नहीं लगता। याओ को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। लिली पूछती है कि क्या उसने अपने पापा से उसकी प्रमोशन की बात की। वो आदमी कहता है कि वो मदद करेगा और तभी याओ को पता चलता है कि ये गो जियांग है। तब उसे समझ आता है कि लिली ने प्रमोशन के लिए उसे धोखा दिया। वो दोनों याओ की जॉब के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि याओ का कोई चांस नहीं क्योंकि जियांग के पापा का वहाँ सब पर कंट्रोल है। जियांग याओ को लूजर बोलता है और लिली से पूछता है कि क्या उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए जरा भी अफसोस है। लिली तिरस्कार भरे लहजे में कहती है कि वो तो बस एक नाजायज है और उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं। नाजायज शब्द सुनकर याओ को गहरा सदमा लगता है क्योंकि उसकी माँ को इसी वजह से परिवार से निकाल दिया गया था और ये दर्द वो हमेशा से ढो रहा है। बाथरूम में जियांग पूछता है कि ऐसा क्यों, और लिली बताती है कि याओ को तो अपने बाप का भी पता नहीं। जियांग इस पर हंसता है और याओ की माँ के बारे में बेहुदा मजाक करता है। ये सुनकर याओ का गुस्सा फट पड़ता है। वो बाथरूम में घुसता है और जियांग के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। चौंक कर जियांग पूछता है कौन है, लेकिन याओ कुछ नहीं बोलता, बस गुस्से भरी नजरों से दोनों को घूरता है। जियांग उसे पहचान लेता है और लिली घबरा जाती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि याओ को सब कुछ मालूम हो गया। दिल टूटा याओ कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जंग लिली ऐसी इंसान होगी। लिली तौलिया लपेटकर जवाब देती है कि वो अंधी थी जो याओ जैसे हारे हुए से प्यार कर बैठी। वो शिकायत करती है कि 2 साल से ज्यादा की डेटिंग में उसे बस एक पुराना ब्रेसलेट मिला। वो ब्रेसलेट उतार फेंकती है और कहती है अब से हमारी राहें जुदा है। याओ को पुरानी यादें ताजा होती है जब लिली खुश रहा करती थी और वो सोचता है कि वो इतना कैसे बदल गई। वो नीचे फेंके हुए ब्रेसलेट को देखता है, अपने रिश्ते के खत्म होने पर सोचते हुए। जियांग उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वो शो देखने रुकना चाहता है। इससे याओ का सब्र जवाब दे जाता है और वो जियांग को एक और मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि मुक्के से उसका एक दांत टूट गया है, लेकिन वो हार नहीं मानता, चिल्लाता है कि उसे याओ से डर नहीं। लिली ये सब देख रही होती है। जियांग आगे बढ़ता है और एक मुक्का मारता है जिससे याओ जमीन पर गिर जाता है। बिना किसी रहम के जियांग याओ के हाथ पर जोर से पैर मारता है जो पहले से ही बेसहारा पड़ा है। क्रूर हंसी के साथ जियांग याओ के हाथ को पैर से कुचलता है और कहता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता। फिर वो लिली से कहता है कि चलो, और याओ को जमीन पर लूजर की तरह छोड़कर चला जाता है। जमीन पर पड़े याओ के घायल हाथ से अचानक ब्रेसलेट में से एक रहस्यमयी आवाज आती है। वो आवाज अपने आप को याओ परिवार का पूर्वज बताती है जो उस ब्रेसलेट में अपनी चेतना छोड़ गया था। वो आत्मा याओ को इस दयनीय हालत में देखकर दुखी होती है और उसे सब कुछ सिखाने का फैसला करती है, लेकिन वो चेतावनी देता है कि अगर याओ उसकी बात नहीं मानेगा तो उसका अंत दुखद और अकेला होगा। तभी ब्रेसलेट से एक सुनहरा एनर्जी ड्रैगन निकलता है और याओ की छाती में धंस जाता है। याओ को तेज दर्द होता है
और वो इस नजारे से पूरी तरह हैरान रह जाता है। जैसे ही ये दृश्य खत्म होता है, याओ खुद को फिर से बाथरूम में पाता है, बिना किसी अंदाजे के कि क्या हुआ। गुस्से में वो उस धोखेबाज जोड़े को कोसता है। तभी वो उठता है और देखता है कि उसके हाथों से एक अजीब नीली चमक निकल रही है। वो अपने घायल हाथ को देखता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ एक अजीब सपने जैसा लग रहा था या फिर कोई भ्रम। तभी याओ के दिमाग में प्राचीन तावीजों और जादुई मंत्रों का ढेर सारा ज्ञान उमड़ पड़ता है। उसे तरह तरह के जादू के बारे में पता चलता है, सौभाग्य, दुर्भाग्य और यहाँ तक कि हिलने डुलने वाले तावीज भी। ज्ञान का सिलसिला रुकता नहीं और उसे 108 तरह के मंत्रों का पता चलता है, जिनमें भूत भगाने और स्वर्गीय दृष्टि जैसे जादू शामिल है। ये सब देखकर याओ पूरी तरह हैरान है और सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अपने हाथों को देखता है जहाँ से नीली ऊर्जा की चमक निकल रही है। अचानक उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर मिस बिंग का नाम दिखता है। फर्श पर पड़ा याओ फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी औरत की आवाज आती है, जो उसे सुबह सबसे पहले हॉस्पिटल में मिलने का हुक्म देती है। बिना कुछ पूछे याओ हामी भरता है और फोन रख देता है। फिर वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि डायरेक्टर पहले कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं हुई थी। अगली सुबह याओ अपने बॉस से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही वो गलियारे में दाखिल होता है, कुछ लोग एक शानदार औरत को देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ मरीज उसे पहचानते हैं और कहते हैं कि ये वही मशहूर प्रोफेसर बाई है जिन्होंने उनके परिवार वालों की सर्जरी की थी। ये है बाबिंग, जियांगा की सबसे कम उम्र की चीफ सर्जन, जिनका रिज्यूमे शानदार और रहस्यमयी है। इधर याओ गलियारों से गुजरता है और कुछ डॉक्टर्स उसे तिरस्कार भरी नजरों से घूरते हैं। वो आपस में फुसफुसाते हैं कि इसे अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इन तानों को नजरअंदाज करते हुए याओ डायरेक्टर के ऑफिस के दरवाजे तक पहुँचता है। वो गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे अंदर होने वाली बातचीत से डर लग रहा है। हिम्मत जुटाकर वो दरवाजा खटखटाता है और डायरेक्टर बाई को अपना नाम बताता है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। याओ डायरेक्टर के डेस्क के सामने जाकर ठिठक जाता है। गंभीर चेहरा लिए डायरेक्टर पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसे क्यों बुलाया गया। घबराया हुआ याओ कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर उसे ठंडी नजरों से घूरती है और कहती है कि वो हमेशा उसका बहुत सम्मान करती थी। फिर गुस्से में वो कागजों का ढेर उसकी ओर फेंकती है और कहती है कि उसने उन्हें बहुत निराश किया है। कागजों में 2 एक्समान मेडिकल रिपोर्ट्स है, एक पर याओ का हस्ताक्षर है और दूसरी पर गो जियाओंग का। याओ हैरान है कि उसका थीसिस और जियाओंग का कैसे एक्समान हो सकता है। डायरेक्टर उसे चोरी का इल्जाम लगाती है। याओ घुटनों पर गिरकर सफाई देता है कि उसने पूरे महीने उस थीसिस पर मेहनत की थी। वो कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जंग लिली, जो उसके साथ नाइट शिफ्ट में थी, उसकी बेगुनाही साबित कर सकती है। लेकिन डायरेक्टर उसकी एक बात नहीं मानती और बताती है कि जंग लिली ने उसके खिलाफ गवाही दी है। ये सुनकर याओ का दिल और टूट जाता है कि लिली ने फिर से उसे धोखा दिया। डायरेक्टर कहती है कि तुरंत प्रभाव से उसे क्लिनिक से निकाला जा रहा है और उसका तबादला कर दिया जाएगा। सदमे में याओ सोचता है कि अगर उसे नर्सिंग की पोजीशन में डिमोट कर दिया गया तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा। पूरी तरह हारा हुआ याओ ऑफिस से निकलता है और वही डॉक्टर्स जो उसे पहले घूर रहे थे उनके पास से गुजरता है। नफरत भरी नजरों से वो कसम खाता है कि वो उस धोखेबाज जोड़े को उनके किए की सजा देगा। अभी भी खबर से हिल गया याओ लिफ्ट का इंतजार करता है। तभी लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। हैरानी की बात, अंदर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका लवर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। खून खौलते हुए याओ सोचता है कि सचमुच दुश्मनों से सबसे गलत जगह मुलाकात होती है। जियाओंग उसका मजाक उड़ाता है, कहता है क्या इत्तेफाक है तुझसे यही मिलना। याओ अपनी बदकिस्मती को कोसता है। जियाओंग कहता है कि वो खुशकिस्मत है कि बिंग उसका ख्याल रख रही है। याओ कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो डायरेक्टर बाई की बात क्यों कर रहा है। फिर जियाओंग हैरानी जताता है और पूछता है कि क्या वो दोनों किसी तरह जुड़े हुए हैं। याओ को चिढ़ाने के लिए वो डायरेक्टर के बारे में गलत सवाल करता है, जिससे याओ का गुस्सा भड़क जाता है। लिली चिल्लाकर कहती है कि उसने बेस्ट इंटर्न को हटवाया ताकि जियाओंग चमक सके। जियाओंग और मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो हॉस्पिटल में याओ के साथ जो चाहे कर सकता है। तभी याओ को एहसास होता है कि डायरेक्टर असल में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है और उसे हॉस्पिटल छोड़ना नहीं चाहिए। जियाओंग लिली से पूछता है कि उसने ऐसे कचरे से रिश्ता क्यों रखा और लिली कहती है कि तब उसे जियाओंग के बारे में नहीं पता था। फिर जियाओंग लिली को होटल चलने का न्योता देता है और वो शर्माने का नाटक करती है। वो लगातार ताने मारता रहता है और याओ चुपचाप ये सब देखता है। अंदर से याओ का खून खौल रहा है, उसकी मुट्ठियां कस रही है,
लेकिन उसे याद आता है कि लिफ्ट में कैमरे हैं और वो अभी कुछ नहीं कर सकता। वो खुद को शांत करता है, सोचता है कि बदला ठंडा करके लिया जाता है। आखिरकार लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचती है और एक घंटी की आवाज गूंजती है। दरवाजे खुलते ही जियांग उसे कंधे से पकड़कर रोकता है। तिरस्कार भरी नजरों से याओ पूछता है कि अब और क्या चाहिए। जियांग हंसता है और कहता है कि वो हॉस्पिटल में याओ के लिए चीजें आसान नहीं बनाएगा। तभी वो जोर से चिल्लाकर लॉबी में सबका ध्यान खींचता है। वो चोरी और मारपीट की एक झूठी कहानी बनाकर याओ की इज्जत मिट्टी में मिलाता है। आसपास के लोग बिना सच जाने याओ को जज करने लगते हैं। बाकी कर्मचारी भी हैरान होकर कहते हैं कि ऐसा सहकर्मी कितना डरावना है। याओ गुस्से में दांत पीसता है, लेकिन हालात बिगड़ने से बचने के लिए चुप रहता है। मगर जियांग अभी रुका नहीं है। वो फिर सबका ध्यान मांगता है और कहता है कि एक और बात बतानी है। जियांग सबके सामने ये खुलासा करता है कि याओ को उसकी अकेली माँ ने पाला और उसे सबके सामने बेइज्जत करता है। ये आखिरी ताना याओ के दिल को चुभ जाता है और उसका गुस्सा भड़क उठता है। आसपास के लोग याओ के परिवार के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा इंसान भला डॉक्टर कैसे बन सकता है, और बेइज्जती सहन न कर पाने की वजह से याओ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर वो ऐसे भाग गया तो उसका डॉक्टरी का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अचानक वो रुक जाता है और उसके चारों ओर नीली चमक उभरती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। जियांग उसका मजाक उड़ाता है कि वो डरकर भाग रहा है, लेकिन याओ ठान लेता है कि अब कुछ नया आजमाने का वक्त है। गुस्से भरी नजरों से याओ जियांग से पूछता है कि क्या उसे अपने झूठ का अंजाम नहीं डराता। मगर जियांग हंसकर कहता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि वो तो सच बोल रहा है। याओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो अपनी चाल चलने को तैयार होता है। तभी अचानक जियांग ढह पड़ता है और उसके मुंह से लाल रंग का तरल निकलने लगता है। जियांग जमीन पर गिरा हुआ है और सब हैरान है कि ये क्या हो गया। जियांग की कोई चीज जमीन पर जोर से टकराकर टूट जाती है। दर्द से कराहते हुए जियांग का चेहरा खरोंचों से भर जाता है। वो दर्द में चीखता है और उसकी गर्लफ्रेंड लिली ये सब देखकर सन्न रह जाती है। लिली दौड़कर जियांग की मदद के लिए आती है और पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं, मगर वो ताने मारते हुए जवाब देता है। याओ पास आता है और जियांग से पूछता है कि क्या उसे ये कर्मों का फल नहीं लगता। ये सुनकर लिली याओ की बातों से हैरान रह जाती है। वो याओ पर इल्जाम लगाती है कि उसने सब कुछ प्लान किया, लेकिन याओ बस इतना कहता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है। जियांग लिली से कहता है कि उसे इमरजेंसी रूम ले चलो और लिली मान जाती है। वो उसे सपोर्ट करके ले जाने लगती है और कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। तभी एक नर्स पास से गुजरते हुए ठोकर खाती है और चीख पड़ती है। उसके हाथ का ट्रे उड़ता है और दवाइयों की शीशियां हवा में टूट जाती है। वो तरल जियांग के जख्मों पर गिरता है और वो दर्द से चीख उठता है। लिली ये सब देखकर हैरान हो जाती है। नर्स बार बार माफी मांगती है, लेकिन लिली उसे लापरवाही के लिए डांटती है। वो दूसरी नर्सेस से चिल्लाकर व्हीलचेयर लाने को कहती है। लिली जियांग को व्हीलचेयर पर बिठाती है और कहती है कि वो उसे इमरजेंसी रूम ले जाएगी। मगर जैसे ही वो लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं, लिफ्ट अटक जाती है। जियांग दर्द में चीखता है क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा उसके शरीर को कुचल देता है। लिली उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्लाता है कि वो उसे और चोट पहुंचा रही है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जबकि जियांग चीखता रहता है। अचानक हॉस्पिटल की सारी लाइट्स चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में फंसा जियांग घबराकर मदद के लिए चीखने लगता है। आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये सचमुच कोई दैवीय सजा है। इस बीच याओ ठंडी और सोची समझी नजरों से ये सब देख रहा होता है। फिर कहानी पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक प्राचीन जादू की किताब दिखती है। याओ एक तावीज पकड़े हुए है और कहता है कि वो इसे किसी पर आजमाएगा। वो तावीज एक शक्तिशाली बदकिस्मती का तावीज है जो नीली चमक से घिरा हुआ है। वर्तमान में वापस आते हुए याओ सोचता है कि बुराई को हमेशा सजा मिलती है और ये तावीज एकदम जादू की तरह काम कर गया। पता चलता है कि वो तावीज याओ की जेब में है। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ याओ अपनी बनाई हुई अफरात फरी को देखता है। फिर सीन हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार के गार्डन में शिफ्ट होता है, जहां एक बड़ा तालाब है। याओ वहां से गुजर रहा होता है, सोचता है कि वो अभी घर नहीं जा सकता वरना उसकी माँ परेशान होगी। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि कोई तालाब में गिर गया है। एक छोटा बच्चा तालाब में तड़प रहा है और आसपास के लोग मदद के लिए चीख रहे हैं। बच्चा पानी में डूबने लगता है और कोई चिल्लाता है कि एम्बुलेंस बुलाओ।
बिना एक पल गवाए याओ तालाब की ओर दौड़ता है और बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। पूरी ताकत से तैरकर वो बच्चे तक पहुंचता है और उसे पकड़कर तालाब के किनारे की ओर लाता है। जमीन पर पहुंचकर याओ पूछता है कि बच्चे के माता पिता कहाँ है। कोई चिल्लाता है कि मदद रास्ते में है, लेकिन बच्चा बेहोश है और हिल नहीं रहा, जिससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हालात की गंभीरता समझते हुए याओ बिना वक्त गवाए CPR शुरू करता है। बच्चा धीरे धीरे रिएक्ट करने लगता है, उसकी आंखें खुलती है। कुछ तनाव भरे पलों के बाद बच्चा खांसता है और सारा पानी उगल देता है। हैरान बच्चा पूछता है कि वो कौन है और याओ बताता है कि उसने उसे बचाया और उसके परिवार के बारे में पूछता है। तभी एक बूढ़ा आदमी और उसका बॉडीगार्ड बच्चे का नाम पुकारते हुए दौड़कर आते हैं। बच्चा चिल्लाता है, दादाजी। बूढ़ा आदमी अपने पोते को गले लगाता है। बहुत परेशान होकर पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। बच्चा हादसे के लिए माफी मांगता है। फिर बच्चा याओ की ओर इशारा करके कहता है कि इसने उसे पानी से निकाला। याओ सुझाव देता है कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए और दादाजी को और सावधान रहने की सलाह देता है। बॉडीगार्ड को याओ का लहजा पसंद नहीं आता और वो पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो किससे बात कर रहा है, मगर बूढ़ा आदमी उसे डांटता है। बूढ़ा आदमी अपने असिस्टेंट को बच्चे को गाड़ी तक ले जाने को कहता है क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना है। फिर याओ की ओर मुड़कर धन्यवाद देता है और कहता है कि वो सही है, अब वो और सावधान रहेगा। याओ गौर से देखता है और नोटिस करता है कि बूढ़े आदमी के गले में सोने की चेन है, जो बताती है कि वो कोई अमीर शख्स है। उसके कपड़े भी बहुत महंगे लगते हैं, जिससे पक्का हो जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं। ये समझते ही याओ थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो किस बड़ी सिचुएशन में फंस गया। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर से उसे धन्यवाद देता है और उसका नाम पूछता है। बूढ़ा आदमी याओ को उसकी मदद का इनाम देना चाहता है और याओ अपना परिचय देते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कृतज्ञता के तौर पर बूढ़ा आदमी उसे $5 लाख का एक कार देता है, लेकिन याओ उसे ठुकरा देता है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और फिर याओ पूछता है कि क्या उसे कभी कोई अजीब सी तकलीफ होती है। बूढ़ा आदमी इस सवाल से हैरान हो जाता है और कहता है कि वो नियमित चेकअप करवाता है और पूरी तरह स्वस्थ है। याओ कहता है कि उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, लेकिन शायद वो गलत हो और उसे इसकी परवाह न करने को कहता है। फिर याओ अलविदा कहता है और बूढ़े आदमी को याद दिलाता है कि अपने पोते को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाए। याओ को जाते देख बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसने सालों तक दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों से अपनी सेहत की जांच करवाई, लेकिन कोई भी उसकी गंभीर बीमारी का पता नहीं लगा सका। वो सोचता है कि शायद भगवान उसे मरने से पहले कुछ और साल जीने का मौका दे रहे हैं। गाड़ी में बैठकर बूढ़ा आदमी अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है, जो पूछता है कि ड्रैगन किंग क्या चाहते हैं। ड्रैगन किंग अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि याओ के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता करो। इधर याओ को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसने एक बहुत रसूखदार शख्स का ध्यान खींच लिया है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को आवाज देता है कि वो आ गया। तभी उसकी माँ खाने की प्लेट लेकर आती है और पूछती है कि वो पूरा भीगा क्यों है। वो उसके बाल सुखाती है और मजाक में कहती है कि शायद वो झील में गिर गया। याओ हैरान हो जाता है, लेकिन खाने की खुशबू मस्त है। वो बताने लगता है कि उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया और फिर बच्चे का दादाजी आ गया। उसकी माँ कहती है कि उसने सही किया, लेकिन उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि उसकी जिंदगी उसके लिए बहुत कीमती है। वो कहती है कि वो उसका पूरा संसार है और नहीं चाहती कि उसके बेटे को कुछ हो। याओ जवाब देता है कि वो भी माँ के लिए उतना ही जरूरी है और मजाक करता है कि अगर वो ऐसे ही खिलाती रही तो वो बीमार पड़ जाएगा। उसकी माँ चियान जिंगलिन इस मजाक पर मुस्कुराती है। हमें पता चलता है कि वो एक बड़े परिवार से थी। याओ को पुरानी तस्वीरें याद आती है जो इस बात का सबूत है, लेकिन उसकी माँ कभी अतीत की बात नहीं करती। उसे लगता है कि भले वो एक अमीर परिवार था, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया और फिर कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। इस वजह से याओ को अपनी माँ की वो तकलीफ याद आती है जब उसे छोटे याओ के साथ घर छोड़ना पड़ा था। लेकिन याओ को अपने पिता से और ज्यादा नफरत है, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। वो अपने पिता को एक गैर जिम्मेदार इंसान मानता है जो माँ को अकेला छोड़ कर गया और जीने का हकदार नहीं। वो एक आह भरता है, याद करता है कि जब भी उसने अपने पिता के बारे में पूछा, उसकी माँ चुप और उदास हो जाती थी। वो इस बात को छोड़ देता है क्योंकि ये उसकी माँ को और दुखी करेगा। फिर उसकी माँ कहती है कि वो लिली को डिनर के लिए बुलाए क्योंकि वो उससे बात करना चाहती है। वो कहती है कि उसे जल्दी पोते पोतिया चाहिए, जिससे याओ का मूड खराब हो जाता है। वो थकान का बहाना बनाकर अलविदा कहता है और उसकी माँ मान लेती है
कि उसे आराम चाहिए। वो अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बिस्तर पर लेटकर वो सोचता है कि उसे अपनी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लिली के धोखे की बात कैसे बताएं। इस सब से थककर वो करवटें बदलता रहता है। नींद नहीं आती। तभी उसे कुछ जरूरी याद आता है जो सब कुछ बदल सकता है। उसे याद आता है कि उसके परिवार के पास मायन तावीजों का पूरा कलेक्शन है, और सिर्फ तावीज ही नहीं, याओ परिवार के पास मेडिकल और मार्शल आर्ट्स के कई राज भी है। नींद न आने की वजह से वो इस ज्ञान का कुछ फायदा उठाने का फैसला करता है। रात जल्दी गुजर जाती है और नया दिन शुरू होता है। याओ पूरी रात जागता रहा और अपने परिवार के खजाने से हैरान है। फिर वो घड़ी देखता है जो 10:08 बजा रही है, और उसे एहसास होता है कि उसे काम पर जाना है। जल्दी में वो अपनी माँ को अलविदा कहता है, जो उसे आराम से जाने और जल्दबाजी न करने की सलाह देती है। उसका बेटा चला जाता है और माँ मुस्कुराते हुए सोचती है कि इस लड़के की एनर्जी कितनी कमाल की है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो नर्स स्टेशन का साइन देखता है। वहाँ कुछ नर्सेज हैं और एक नर्स बहुत परेशान दिख रही है। एक सहकर्मी बताता है कि रूम 301 का मरीज बहुत मुश्किल है और पहले ही 4 लोगों को भगा चुका है। तभी हेड नर्स आती है और याओ को उस मुश्किल मरीज की देखभाल का जिम्मा देती है। मजबूरी में याओ मान लेता है और उस औरत के रूम की ओर जाता है। हैरानी की बात, मरीज एक बहुत खूबसूरत औरत है जो उसे अंदर बुलाती है। याओ उसकी खूबसूरती देखकर हक्का बक्का रह जाता है और शर्मा जाता है। वो औरत हॉस्पिटल पर सवाल उठाती है कि उन्होंने उसकी देखभाल के लिए एक मेल नर्स क्यों भेजा। याओ प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है, अपनी बैज दिखाता है और खुद को याओ के नाम से मिलवाता है। मरीज उसका नाम दोहराती है और मुस्कुराते हुए उसे बेड के पास खींचती है। वो पूछती है कि उसे पहली बार देखकर क्या ख्याल आया। याओ हकलाते हुए कहता है कि वो उसे बहुत खूबसूरत लगी। वो औरत उसके कान के पास आती है और पूछती है कि उसे उसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। वो धीरे धीरे अपना चेहरा याओ के करीब लाती है। माहौल गर्म होता है। याओ पूरी तरह घबरा जाता है और धीरे से उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है ताकि शांत रहे। औरत हंसती है और कहती है कि वो शर्मीला है और उसका जवाब बहुत ईमानदार नहीं था। याओ अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके पैर की जांच करेगा, लेकिन वो मजाक में कहती है कि उसे शर्मिंदगी हो रही है। किसी का उसके पैर को छूना अजीब लगता है। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए याओ नीचे झुकता है और सावधानी से उस मरीज के घायल पैर की जांच शुरू करता है। जैसे ही वो पट्टी हटाता है, याओ उस औरत के घायल पैर को देखता है जहाँ एक बड़ा निशान है, और वो तेज दर्द की शिकायत करती है। याओ पूछता है कि उसे ये चोट कैसे लगी। औरत बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी हड्डियां टूट गई थी। घाव का मुआयना करते हुए याओ को लगता है कि उसे दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं है। तभी एक डॉक्टर कमरे में दाखिल होता है और मरीज कहती है कि उसे निशान नहीं चाहिए। वो बताती है कि वो खराब मूड में थी, लेकिन इस नर्स ने उसका मूड ठीक कर दिया। वो डॉक्टर से निशान के बारे में पूछती है और वो कहता है कि इसे ठीक होने में महीनों लगेंगे। औरत निराश होकर पूछती है कि क्या कोई और रास्ता है। याओ बीच में बोल पड़ता है कि वो 1 हफ्ते में उसे ठीक कर सकता है। डॉक्टर गुस्से में आग बुला हो जाता है और याओ को झूठा ठग कहकर चिल्लाता है। डॉक्टर का असिस्टेंट भी गुस्सा होकर कहता है कि एक नर्स को डायग्नोसिस देने की इजाजत नहीं, लेकिन मरीज गंभीर चेहरा लेकर बहस को रोक देती है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि याओ की बातें अंधविश्वास है, लेकिन वो डॉक्टर को चुप रहने को कहती है। वो औरत उठकर याओ को चैलेंज करती है कि क्या वो सचमुच 1 महीने में उसके निशान हटा सकता है। याओ उसे समझाता है और वो जादू टोने की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। याओ बताता है कि ये गुप्त तकनीकें हैं जिनमें जादुई शक्तियां हैं, कोई अंधविश्वास नहीं। वो पूछती है कि क्या वो सचमुच उसके निशान हटा सकता है, और याओ कहता है कि बस 5 मिनट लगेंगे। डॉक्टर और उसका असिस्टेंट उस पर यकीन नहीं करते और तंज कसते हैं कि अगर वो इतना ताकतवर है तो नर्स क्यों है। याओ थोड़ा अटकाता है और बताता है कि गो जियांग नाम के एक शख्स ने उसे फंसाया। डॉक्टर उसे बहाने बनाने से रोकता है, लेकिन मरीज फिर से उसे चुप कराती है। वो शिकायत करती है कि हॉस्पिटल्स बेकार है और अगर वो उसकी मदद नहीं कर सकते तो जो कर सकता है उसे रोकना नहीं चाहिए। वो याओ को अपना पर्सनल नर्स नियुक्त करती है और शुरू करने को कहती है। याओ उसका भरोसा जीतने के लिए शुक्रिया अदा करता है और तुरंत प्रक्रिया शुरू करता है। वो एक हाथ का इशारा करता है और उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा घूमने लगती है। वो सारी शक्ति अपने हाथों में लाता है, जिससे एक चमकदार गोला बनता है। तेजी से वो एक कागज का तावीज उसके घाव पर रखता है। डॉक्टर ये सब हंसते हुए देखता है और कहता है कि याओ अच्छा एक्टर है। असिस्टेंट भी तंज कसता है कि उसे नर्स की जगह एक्टर बनना चाहिए,
लेकिन याओ दोनों को नजरअंदाज करके अपने जादू पर फोकस रखता है। अचानक उसके पैर पर रखा तावीज तेजी से चमकने लगता है। मरीज हैरान होकर देखती है कि उसका निशान गायब हो गया। डॉक्टर उसके पैर को देखकर सन्न रह जाता है, समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। औरत की त्वचा एकदम बेदाग है और डॉक्टर सोचता है कि ये मुमकिन ही नहीं। घबराहट में डॉक्टर उसका पैर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि इतनी जल्दी ठीक होना नामुमकिन है। लेकिन औरत गुस्से में उसे लात मारकर दूर करती है और कहती है कि वो बूढ़ा सठिया गया है। ठंडी नजरों से वो कहती है कि अगर उसका और कोई काम नहीं तो वो जा सकता है। डॉक्टर शर्मिंदगी में माफी मांगता है और कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। वो औरत याओ से कुछ ब्यूटी ट्रिक सिखाने को कहती है और वो मान लेता है। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा है। डॉक्टर चुपचाप चलता है, सोच में डूबा कि ये सब कैसे हुआ। उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या याओ सचमुच इतना ताकतवर है। गुस्से में डॉक्टर उसे चुप रहने को कहता है और अकेले रहने के लिए ऑफिस वापस भेज देता है। इधर मरीज का कमरा अब खाली और शांत है। वो औरत चुपचाप याओ को देखती है, सोच में डूबी। उसकी नजरें देखकर वो पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ है। मुस्कुराते हुए वो औरत उसके बहुत करीब आती है और याओ हकलाते हुए कहता है कि सूजन होना नॉर्मल है। वो हल्के से हंसती है, उसकी शर्मीली प्रतिक्रिया से मजा लेते हुए। बेड पर चढ़कर वो एक और बोल्ड सवाल पूछती है और याओ कहता है कि वो बहुत जल्दी बढ़ रही है। वो मजाक में कहती है कि क्या वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। इससे याओ का चेहरा लाल हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि जवाब में क्या कहे। वो हंसती है और कहती है कि याओ दूसरों को खुश करना अच्छे से जानता है और वो उस पर भरोसा करेगी। फिर वो औपचारिक रूप से अपना परिचय लिन जिंगशी के तौर पर देती है और हाथ बढ़ाती है। याओ को मजा आता है। वो सोचता है कि फेरी लिन का निकनेम उस पर ज्यादा सूट करता है। तभी वो पूछती है कि उसने क्या कहा, लेकिन याओ टाल जाता है कि कुछ नहीं। वो मुस्कुराती है और कहती है कि उसने सुन लिया और सब उसे पीठ पीछे फेरी लिन कहते हैं। याओ कहता है कि उसे फेरी कहना पूरी तरह सही नहीं और वो कंफ्यूज हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो फेरी से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो औरत उसकी बातों से मोहित हो जाती है और कहती है कि वो चालाक और मीठा बोलने वाला है, इसलिए वो उसे एक इच्छा पूरी करने का मौका देगी। याओ सोचता है और कहता है कि वो एक महीने तक उसका नर्स बनना चाहता है क्योंकि उसे शायद हॉस्पिटल छोड़ना पड़े। लिन जिंगशी समझ नहीं पाती और कहती है कि ये बर्बादी है। वो उसे कुछ अमीर औरतों से मिलवा सकती है, लेकिन याओ कहता है कि उसका मकसद पैसा नहीं बल्कि एक असली डॉक्टर बनकर जिंदगियां बचाना है। वो उसे चुपचाप देखती है, उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर। हल्की मुस्कान के साथ वो आंखें बंद करती है और कहती है कि उसे आखिरकार समझ आया कि वो क्या चाहता है। वो कहती है कि उसे सपनों वाले मर्द पसंद है और अब से वो उसका खास नर्स होगा। याओ हैरान लेकिन बहुत खुश होता है और मिस लिन को इस मौके के लिए धन्यवाद देता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और वो उसे बहुत दिलचस्प मानती है। याओ के जाने के बाद वो औरत अकेले अपने कमरे में फोन उठाती है। वो किसी को फोन करके एक नर्स याओ के बारे में सब कुछ पता करने को कहती है। कुछ पल बाद उसे अपने फोन पर एक फाइल मिलती है जिसमें याओ की सारी जानकारी है। फाइल पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि याओ का इतिहास चोरी और धोखे से भरा है। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है और एक लैब कोट पहने आदमी मुस्कुराते हुए लिन को नमस्ते करता है। गंभीर चेहरा लिए लिन पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो आदमी अपना परिचय डॉक्टर गुंग के रूप में देता है जो सर्जरी डिपार्टमेंट से है। फिर वो याओ की बुराई शुरू करता है, कहता है कि उसने उसका थीसिस चुराया और वो एक बुरा इंसान है। तभी याओ वापस आता है और गुंग लिन से कहता है कि उसे याओ को निकाल देना चाहिए क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिन मुस्कुराती है और याओ को दोहराती है कि डॉक्टर ने उसे आलसी कहा। याओ गुस्से में आकर गुंग से कहता है कि वो अपनी हद न लांघे, लेकिन गुंग उसे घूरता है। फिर डॉक्टर लिन की ओर मुड़ता है और कहता है कि वो उसकी सलाह पर गौर करे, लेकिन लिन पूछती है कि अगर वो याओ को अपने नर्स के रूप में रखना चाहे तो क्या होगा। डॉक्टर धमकी देता है कि हॉस्पिटल किसी भी समस्या की जिम्मेदारी नहीं लेगा। नाराज लिन पूछती है कि क्या वो उसे धमका रहा है और क्या हॉस्पिटल को इसकी खबर है। लिन गुस्से में याओ की ओर देखती है और दुनिया के नेचुरल नियमों की बात शुरू करती है कि जानवर कैसे जीवित रहने के लिए ढल जाते हैं, लेकिन याओ कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं जो बस चुपचाप आगे बढ़ जाए, बल्कि वो दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। लिन कहती है कि अगर वो बहुत अच्छा रहा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। याओ गंभीर चेहरा लिए कहता है कि वो उसकी बात अच्छे से समझ गया है। लिन पूछती है कि वो कब तक दूसरों को खुद को कंट्रोल करने देगा। याओ गुंग को घूरता है
जिससे वो चौंक जाता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। गूंग याओ के रवैये से गुस्सा होकर उसे गाली देता है। बिना सोचे याओ गूंग के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। कमरे में हंगामा मच जाता है। गूंग हैरान होकर अपना चेहरा पकड़ता है और पूछता है कि याओ को उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन याओ गंभीर चेहरा लिए कहता है कि उसने बहुत सह लिया और अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। गुस्से में गूंग आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि याओ अपने लिए बुरा अंजाम मांग रहा है। तभी एक दृढ़ शांत आवाज दोनों को तुरंत लड़ाई रोकने का आदेश देती है। ये लिन थी जो उन्हें अपने कमरे में लड़ने की हिम्मत के लिए डांटती है। गूंग गंभीर चेहरा लिए लिन से पूछता है कि वो आखिर है कौन। लिन खुलासा करती है कि वो ऐसी शख्सियत है जिसे वाइस प्रेसिडेंट का बेटा भी नहीं छेड़ सकता और उसे बाहर निकलने को कहती है। गूंग डर जाता है और सोचता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने से पहले वो याओ को घूरता है और धमकी देता है। ये अभी खत्म नहीं हुआ। गूंग के जाने के बाद याओ लिन की ओर मुड़ता है और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। लिन मुस्कुराती है और पूछती है कि जवाबी कार्रवाई करने का एहसास कैसा लगा। याओ हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छा लगा और दोनों इस सिचुएशन से मजा लेते दिखते हैं। याओ पूछता है कि क्या लिन को लगता है कि वो चुपचाप सब सहने की वजह से कायर है। लिन उसे देखकर कहती है कि वो कायर नहीं बल्कि बहुत दयालु इंसान है। वो कहती है कि वो उसकी सोच समझती है कि वो समाज में नया है और उसके कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन गंभीर चेहरा लिए कहती है कि उसे ऐसी सोच बिल्कुल पसंद नहीं। याओ चुप रहता है, लिन की सख्त बातों से हैरान। लिन शतरंज की मिसाल देती है, कहती है कि अगर वो हमेशा अच्छा बना रहा तो शिकारी उसका फायदा उठाएंगे। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि उसे कम मत समझे क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा जी चुकी है। वो बताती है कि ताकतवर लोग हमेशा उनसे डरते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। वो कहती है कि जितना ज्यादा रुतबा और पैसा उतना ज्यादा डर। फिर वो खुलासा करती है कि याओ पूरी तरह अकेला नहीं है। याओ उसकी बात से कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। लिन उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि अब से वो उसकी रक्षक होगी। याओ उसका टखना छूता है और आंखों में आंसू लिए लिन का शुक्रिया अदा करता है। लिन हल्के से हंसती है, उसकी प्रतिक्रिया को मजेदार मानते हुए। वो उसकी ठुड्डी पकड़कर कहती है कि बस शुक्रिया काफी नहीं और उसे छेड़ती है। याओ का चेहरा लाल हो जाता है। वो लिन की छेड़खानी से बोल नहीं पाता। हंसते हुए लिन कहती है कि ये मजाक था और उसे कॉन्ट्रैक्ट देने को कहती है। लिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और याओ को राहत मिलती है कि उसकी नौकरी बच गई। लिन पूछती है कि क्या वो उसके पैर को पूरी तरह ठीक कर सकता है और याओ बताता है कि प्रक्रिया धीमी है। उसकी बोरियत देखकर याओ उसे सैर पर ले जाने की पेशकश करता है, जिससे वो बहुत उत्साहित हो जाती है। याओ एक व्हील चेयर लाता है और लिन उसकी इस सोच की तारीफ करती है। अचानक वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड चुनेगी, जिससे याओ हैरान रह जाता है। लिन उत्साह से व्हील चेयर पर बैठती है और वो दोनों सैर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर याओ की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है। सोचती है कि उसका बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड व्यस्त होंगे। वो एक खास लंच बॉक्स लाती है जिसमें उसने प्यार से सूप बनाया है। अचानक वो कुछ अनपेक्षित देखकर ठिठक जाती है और लिली का नाम पुकारती है। उसे अपने बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर गूंग के साथ दिखती है। याओ की माँ लिली से भिड़ती है और लिली बताती है कि उसने याओ से चोरी की वजह से ब्रेकअप कर लिया। माँ हैरान होकर कहती है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। गूंग तंज कसता है कि याओ ने उसका थीसिस चुराया और हॉस्पिटल में उस पर हमला भी किया। माँ को चोरी और नौकरी छीनने की बात सुनकर सदमा लगता है। घबराहट में वो गूंग से गुहार लगाती है कि ये सब गलतफहमी होगी, लेकिन गूंग उसकी जिद से तंग आकर उसे जोर से धक्का देता है। उस पल में माँ का प्यार से लाया लंच बॉक्स जमीन पर गिरकर टूट जाता है। गूंग टूटे सूप का मजाक उड़ाता है और याओ की माँ को बेइज्जत करता है। कहता है कि वो इसे साफ करे। फिर भी याओ की माँ खुद को संभालती है और अपने बेटे के लिए माफी मांगती रहती है। कोई और रास्ता न देखकर याओ की माँ गूंग से अपने बेटे के लिए माफी मांगती रहती है। वो खुद को संभालती है। कोई और रास्ता न देखकर वो घुटनों पर बैठ जाती है। सोचती है कि अपने बेटे के लिए उसे ये करना ही होगा। जमीन पर घुटनों के बल वो गूंग से अपने प्यारे बेटे को एक और मौका देने की गुहार लगाती है। गूंग घमंडी हंसी के साथ कहता है कि वो उसकी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग में नहीं फंसेगा। तभी याओ वहाँ पहुँचता है और अपनी माँ को इस हाल में देखकर हैरान होकर चीख पड़ता है। वो दौड़कर उसे उठाता है और कहता है कि वो खुद को और बेइज्जत न करे। नफरत भरी नजरों से याओ उस डॉक्टर को घूरता है जिसने उसके परिवार को अपमानित किया। फिर वो गुस्से में आगे बढ़ता है और गूंग की गर्दन को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। याओ की माँ घबराकर उन्हें अलग करने की कोशिश करती है,
कहती है कि घुटने टेकने की गलती उसकी थी। गला दबाए जाने के बावजूद गूंग याओ को ताने मारता है, उसे चुनौती देता है कि उसे खत्म करके दिखाए। याओ ठंडी नजरों से जवाब देता है कि क्या उसे सचमुच लगता है कि उसमें हिम्मत नहीं। वो और जोर से उसकी गर्दन दबाता है और उसकी माँ चीख कर उसे छोड़ने को कहती है। वो बेताबी से पूछती है कि क्या उसका बेटा उसकी बात सुन भी रहा है या पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। आखिरकार याओ शांत होता है। गूंग उसे सबके सामने खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाता है। याओ की माँ जल्दी से माफी मांगती है, सारा दोष खुद पर लेते हुए। वो गूंग को इमरजेंसी रूम के खर्चे के लिए पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन गूंग नाराज होकर उसका हाथ झटक देता है और चिल्लाता है कि क्या वो उसे भिखारी समझती है। वो कहता है कि 1,00,000 युआन के लिए भी वो याओ को माफ नहीं करेगा और माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। नफरत से भरा याओ अपने दुश्मन को घूरता है। अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस पल वो आगे बढ़ता है और गूंग के पेट में जोरदार मुक्का मारता है। गूंग तेज दर्द में जमीन पर ढह जाता है, समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ, लेकिन याओ रुकता नहीं। वो गूंग का कॉलर पकड़कर उसे फिर से उठाता है और आसानी से हवा में लटका देता है। याओ की एक्स गर्लफ्रेंड लिली दूर से ये हिंसक सीन देखती है, डर के मारे जड़ होकर। याओ की माँ भी सदमे में है, अपने मुंह पर हाथ रखे यकीन नहीं कर पाती। याओ की आंखें लाल चमक रही है। वो गूंग को चेतावनी देता है कि उसे उसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। गूंग फिर भी तंज कसता है कि जगह कैमरों से भरी है और याओ का काम तमाम हो जाएगा। याओ की माँ बेताबी से उसका नाम चीखती है, उसे तुरंत रुकने की भीख मांगती है। इधर लिली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फोन करके जल्दी मदद मांगती है, लेकिन याओ इन धमकियों से बेफिक्र लगता है, ठंडी और दृढ़ नजरें बनाए रखता है। फिर वो बिना हिचक के गूंग को जमीन पर जोर से पटक देता है। बेरमी से याओ गूंग के हाथ पर जोर से पैर मारता है, जिससे वो दर्द में चीख उठता है। याओ कहता है कि उसने धोखा और चोरी का इल्जाम सह लिया, लेकिन गूंग उससे छोड़ देने की भीख मांगता है। याओ उसे कॉलर से खींचकर उठाता है और कहता है कि उसने उसकी माँ को चोट पहुंचाने की हिम्मत की और ये वो कभी माफ नहीं करेगा। इसके साथ गूंग फिर जमीन पर गिरता है, अपनी चोटों से बेकाबू होकर कराहता हुआ। याओ पास आता है और गंभीर चेहरा लिए गूंग से अपनी माँ से माफी मांगने की मांग करता है। जमीन पर पड़ा और चोटिल होने के बावजूद गूंग माँ से माफी मांगने से इनकार करता है और कहता है कि याओ सपने देखता रहे। उस पल याओ का गुस्सा फट पड़ता है। वो चेतावनी देता है कि गूंग को अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। वो फिर से आगे बढ़ता है, कसम खाता है कि वो तब तक लड़ेगा जब तक गूंग अपनी गलती न माने। याओ एक और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे गूंग दर्द से मुंह से खून उगलता है, लेकिन तभी एक औरत प्रकट होती है और याओ को रुकने के लिए चिल्लाती है, जिससे याओ हैरान हो जाता है। वो औरत चेतावनी देती है कि बस बहुत हुआ, अगर वो और आगे बढ़ा तो जेल जाएगा। लिली दौड़कर उस औरत डायरेक्टर के पास जाती है और अपने नए बॉयफ्रेंड को बचाने की गुहार लगाती है। दबंग आवाज में डायरेक्टर याओ को गूंग को छोड़ने का आदेश देती है। याओ चुपचाप उसे देखता है। डायरेक्टर उससे अपील करती है कि क्या ऐसा इंसान जेल जाने लायक है। उसकी मेंटोर की बातें याओ को अपनी माँ की ओर देखने पर मजबूर करती है, जो दुखी होकर रो रही है। डायरेक्टर शांति से याओ के कंधे पर हाथ रखती है और गूंग को छोड़ने को कहती है। उसकी बातों से प्रभावित होकर याओ आखिरकार गूंग को छोड़ देता है, जो गिर पड़ता है। याओ अपनी माँ को गले लगाता है और चेतावनी देता है कि अगर गूंग ने फिर कभी उसकी माँ से पंगा लिया तो वो उसे गायब कर देगा। लेकिन गूंग उठता है और याओ पर सबके सामने उसे खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाता है। डायरेक्टर उसे घूरती है और पूछती है कि क्या उसने सचमुच वो थीसिस लिखा था। उसे बेवकूफ न बनाने को कहती है। दृढ़ता से डायरेक्टर बहस खत्म करती है और इस मामले पर किसी को भी बोलने से मना करती है। फिर वो याओ की ओर मुड़ती है और उसे अपने ऑफिस में इंतजार करने को कहती है। डायरेक्टर के ऑफिस में वो याओ और उसकी माँ को देखती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उससे क्या कहे। याओ की माँ बॉस से माफी मांगती है, अपने बेटे की तलाश में हॉस्पिटल आने का दोष लेती है, लेकिन मेंटोर चेतावनी देता है कि गूंग का परिवार हॉस्पिटल में बहुत रसूखदार है। लेकिन याओ वो कहता है कि उसे परिणामों से डर नहीं, लेकिन उसकी माँ बीच में बोल पड़ती है। डायरेक्टर का सब कुछ के लिए शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि ये सब याओ को खुद ही फेस करना होगा और डायरेक्टर ने पहले ही बहुत कुछ किया है। अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला जाता है और कोई डायरेक्टर का नाम चिल्लाता है। कमरे में सब चौंक कर उस तरफ देखते हैं। फिर एक विशाल डरावना आदमी अंदर आता है और पता चलता है कि वो गूंग का पिता है और वाइस प्रेसिडेंट। गुस्से में वो चिल्लाता है कि याओ ने उसके बेटे पर हमला किया और डायरेक्टर ने पुलिस तक नहीं बुलाई। वो डायरेक्टर के पास जाता है
और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल की मालकिन है। डायरेक्टर याओ का बचाव करती है। वो कहता है कि गलती सिर्फ हमारे हीरो की नहीं थी, उसका प्रतिद्वंदी भी गलत था, इसलिए हमारे लड़के को सजा मत दो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी कोई सफाई सुनना ही नहीं चाहता। वो गुस्से में कहता है कि एक हिंसक, नकलची, प्लेजरिस्ट कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। ये सुनकर डायरेक्टर चुप हो जाती है और बहुत परेशान नजर आती है। आगे वो आदमी हमारे हीरो पर उंगली उठाकर कहता है कि वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। गुस्से में चिल्लाता है कि सिक्योरिटी तुरंत आकर इस लड़के को बाहर निकालो। तभी हमारा हीरो डायरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि वो पीछे हट जाए, अब सब कुछ उस पर छोड़ दे। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वो अपनी बॉस से कहता है कि उस पर भरोसा करें, वो सब संभाल लेगा। डायरेक्टर उसके रवैये से हैरान हो जाती है, समझ ही नहीं पाती कि वो क्या करने वाला है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स पास आते हैं, हमारा हीरो उन्हें चैलेंज करता है कि सब एक साथ आओ। तभी हॉस्पिटल के सामने एक लग्जरी गाड़ी जोर से ब्रेक लगाकर रुकती है और उसमें से एक शख्स निकलता है। अच्छे कपड़े, चमकते जूते, साफ पता चलता है कोई बड़ा आदमी है। उसका नाम है झो युन, जो शक्तिशाली ड्रैगन किंग का निजी बॉडीगार्ड है। गेट पर एक नर्स उसे पहचान लेती है और तुरंत वाइस डायरेक्टर को बुलाने का ऑफर देती है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए अपनी राह चलता रहता है। इधर ऑफिस के अंदर हमारा हीरो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को आसानी से हरा देता है। फिर अब मुड़कर कहता है कि अब वो इस हॉस्पिटल में और नहीं रह पाएगा। वो माँ के पास जाकर कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर कोई अनजान शख्स दाखिल होता है। वो सीधे हमारे हीरो की तरफ देखता है और हीरो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है। नया आया आदमी हीरो से कहता है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। हीरो जवाब देता है कि अफसोस अब नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो अपनी माँ को घर ले जा रहा है। बॉडीगार्ड चुपचाप उसे घूरता है, जैसे हालात को समझ रहा हो। तभी वाइस डायरेक्टर वहाँ पहुँचता है और उस विजिटर से माफी मांगते हुए पूरे झगड़े की गलती हमारे हीरो पर डाल देता है। लेकिन बॉडीगार्ड उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और ठंडी आवाज में पूछता है, क्या बेटा मर गया? ये सुनकर प्रतिद्वंदी का बाप गुस्से से चिल्लाता है कि उसका बेटा मरा नहीं है, बस मामूली सी बात थी। तब सूट वाला आदमी हमारे हीरो की तरफ देखता है और कहता है कि वो यहाँ ड्रैगन किंग के हुक्म से आया है। ये सुनकर हीरो हैरान रह जाता है और प्रतिद्वंदी का बाप भी यकीन नहीं कर पाता, तो वो दंग रह जाता है। अब हमारा हीरो और बॉडीगार्ड कार में बैठे ड्रैगन किंग से मिलने जा रहे हैं। गाड़ी में बैठकर हीरो अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि वो जल्द ही घर लौट आएगा। हीरो सोचता है कि ये लोग अच्छे नहीं लगते, फिर पूछता है कि ड्रैगन किंग उसे क्यों बुला रहा है। बॉडीगार्ड उसे डांटते हुए कहता है कि राजा के बारे में बात करते वक्त अपनी जुबान संभालो। हीरो की पेशानी पर पसीना आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये ड्रैगन किंग है कौन। नाराज होकर बॉडीगार्ड कहता है, पूरे शहर का बच्चा बच्चा हमारे बॉस को जानता है। फिर वो बताता है कि उसके बॉस का नाम है लोंग जियांगू, जो जियांगा की अंडरवर्ल्ड का राजा है। हीरो को याद आता है कि कल वो जिस शख्स से मिला था वही असल में ड्रैगन किंग था। ड्राइवर भी इसकी पुष्टि करता है कि वो उसका निजी बॉडीगार्ड है। तभी लग्जरी कार पहाड़ की चढ़ाई वाली सड़क पर आगे बढ़ जाती है। गाड़ी जोर से ब्रेक लगाकर रुकती है। बॉडीगार्ड डॉक्टर की तरफ देखता है और हमारे हीरो से कहता है कि अंदर चलो। थोड़ा नर्वस होकर हीरो मान जाता है और खुद को तैयार करता है आगे जो भी होने वाला है उसके लिए। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां मुलाकात होनी है। बाहर एक खूबसूरत बगीचे में वो देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी बड़ी तल्लीनता से कैलीग्राफी सुलेख लिख रहा है। बॉडीगार्ड कहता है कि बॉस को तंग किया जाना पसंद नहीं है, इसलिए हमारे हीरो को वही रुकना होगा। हीरो चुपचाप उस अंडरवर्ल्ड बॉस को देखता रहता है जो पूरे ध्यान से कागज पर लिख रहा है। हीरो की नजर कागज पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि कविता एक ऐसे वीर की है जिसने दुनिया जीत ली, सब कुछ दिल में समेटा, लेकिन आखिर में बूढ़ा हो गया और उसकी जिंदगी बेकार चली गई। अचानक हीरो धीरे से बुदबुदाता है, अफसोस। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी गुस्से में अपना ब्रश पटक देता है और घूर कर देखता है। उसकी खतरनाक आभा और डरावनी नजर माहौल को भारी बना देती है। बॉडीगार्ड घबराकर हमारे हीरो का सिर झुकाता है और कहता है कि तुरंत माफी मांगो। लेकिन तभी बॉस खुद पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या था? हीरो धीरे धीरे समझाता है कि ये कविता उस सेनापति की है जिसे अपने समय में कभी सही मायनों में सराहा नहीं गया। फिर वो कहता है कि बॉस की भारी और सख्त लिखावट इस कविता की भावना से मेल नहीं खाती। वो लिखावट ज्यादा एक बहादुर लेकिन बूढ़े जनरल जैसी लगती है जो अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर है। ये सुनकर हीरो डर जाता है
कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया, लेकिन सबको चौंकाते हुए बॉस जोर जोर से हंसने लगता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि लड़के की नजर बहुत गहरी है और उसे लोगों को पहचानने की कला आती है। ये सुनकर हीरो खुद भी चौंक जाता है। फिर बॉस गंभीर हो जाता है और बताता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। उदास चेहरे से वो कहता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है और वो चाहता है कि हीरो डॉक्टर बनकर उसकी बीमारी का इलाज करे। लेकिन महोदय, मैं तो बस एक प्रशिक्षु चिकित्सक हूँ। इसके अलावा मुझे ठीक से ये भी नहीं पता कि आपको सही मायने में कौन सी बीमारी है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, देखो, यदि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वचन दिया और फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर याओ बहुत अधिक निराश हो जाता है। फिर अपने आप को सांत्वना देते हुए वो परीक्षण शुरू करता है। तभी याओ पूरी तरह से हतप्रभ हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ड्रैगन राजा का एक हाथ बिल्कुल बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडा था। फिर वो दूसरा हाथ भी जांचता है और ये वाला उबलते हुए पानी की तरह गर्म था। ड्रैगन राजा हमारे नायक को गौर से देख रहा था क्योंकि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वो उस जगह पर बिल्कुल जम गया था। फिर याओ कहता है, आपके पास बस 7 दिन का समय बाकी है। तभी श्री झो बहुत क्रोधित होकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या बोल रहे हो? अपनी जीभ पर लगाम लगाओ। वो ड्रैगन राजा उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी बीमारी का कोई कारण पता चला? याओ आश्चर्यचकित होकर कहता है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपको किसी ने जहर दिया है। राजा कहता है, ये सारे लक्षण मुझे 6 महीने पहले से गंभीर रूप से दिखाई दे रहे हैं। याओ बोलता है, ये एक विशेष प्रकार का जहर है। प्राचीन पुस्तक के अनुसार ये परिवार की गुप्त तकनीक है जहाँ जहर खून के अंदर छिपा रहता है। इसी कारण सामान्य चिकित्सा उपकरण इसे पकड़ नहीं पाते। ड्रैगन राजा बोलता है, 3 साल तक मुझे हमेशा ठंडक महसूस होती थी। याओ कहता है, और पिछले 6 महीने से आपको हमेशा गर्मी लगती है। ड्रैगन राजा हैरान होकर कहता है, बिल्कुल सही। याओ पक्का विश्वास करते हुए कहता है, अब मैं पूरी तरह निश्चित हूँ, आपके शरीर के अंदर यिनयांग सर्प जहर डाला गया है। श्री झो कहता है, तो क्या अब तुम इसे ठीक कर पाओगे? याओ अपने मन में उस प्राचीन पुस्तक में झांकता है और उसे पता चलता है कि इसके लिए स्वर्गीय नेत्र की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सिर के माथे के बीच में होता है, जो संसार की किसी भी चीज को देख सकता है, चाहे वो भूत हो, अदृश्य चीज हो या सूक्ष्म स्तर का छोटा पदार्थ हो। कोई भी चीज इसकी नजर से बच नहीं सकती। ड्रैगन राजा के अंदर जो जहर है वो एक बाल जितना छोटा है और वो उसके शरीर में एक परजीवी की तरह घूम रहा है। वो ड्रैगन राजा से पूछता है, क्या आपको स्वर्गीय नेत्र के बारे में कुछ पता है? वो व्यक्ति बहुत गंभीर हो जाता है। याओ कहता है, हाँ, बस इसी चीज से आपके शरीर के अंदर बिना चीरा लगाए झांका जा सकता है और इस जहर को निकाला जा सकता है। ड्रैगन राजा बोलता है, मेरे हिसाब से इस दुनिया में मेरे अनुमान से गिनती के 3 लोगों के पास ये शक्ति है। पहला वुडांग पर्वत का प्रमुख, दूसरा लोंगहू पर्वत का प्रमुख और तीसरा तिब्बत का बुद्ध। अब कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है। हमारा नायक 2 बार से गाड़ी में घर लौट रहा था। याओ सोच रहा था कि किसने ड्रैगन राजा को इतनी शक्ति के बावजूद जहर दिया होगा। 1 घंटे पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहां ड्रैगन राजा अपनी कमीज उतार रहा था और उसकी पीठ पर एक अजीब सा बैंगनी निशान था। याओ बोलता है, ड्रैगन राजा, आपको इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है, क्या आप तैयार हैं? ड्रैगन राजा हमें जवाब देता है। याओ एक गहरी सांस छोड़ता है और एक सुई लेकर ड्रैगन राजा की पीठ पर अलग अलग जगहों पर चुभोते हुए एक विशेष तकनीक का प्रदर्शन करता है। इस दौरान ड्रैगन राजा को बहुत अधिक दर्द हो रहा था। वो पसीने से तरबतर हो रहा था। इस तकनीक का नाम बताया जाता है नवी सुई मिंगमिन बिंदु तकनीक। कुछ ही पलों में उसका काम पूरा हो जाता है। श्री झो और याओ उसे संभालते हैं। तभी झो कुछ देखकर पूरी तरह से हतप्रभ हो जाता है। दिखाया जाता है कि ड्रैगन राजा की पीठ पर अब कोई भी निशान नहीं था। वो पूरी तरह सामान्य हो चुका था। याओ कहता है, अब ड्रैगन राजा 1-2 महीने तक ठीक रहेगा, लेकिन हमें जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास स्वर्गीय नेत्र है। श्री झो कहता है, मैं अभी बुद्ध को ढूंढने के लिए रेगिस्तान की ओर निकल जाऊंगा। वो निश्चित रूप से हमारे ड्रैगन राजा की मदद करेगा। वो ड्रैगन राजा याओ को कृतज्ञता प्रकट करता है। दृश्य फिर से वर्तमान में स्थानांतरित होता है जहाँ याओ श्री झो के साथ बात कर रहा था। श्री झो कहता है, मैं जितनी जल्दी हो सके बुद्ध को ढूंढ लूंगा। तभी याओ पूछता है, मुझे बताइए ये बाघ सूची क्या है जिसमें हमारे ड्रैगन राजा का भी नाम है? झो उसे समझाता है, जैसे फोर्ब्स की अरबतियों की सूची होती है जिसमें दुनिया के अति धनवान लोगों के नाम होते हैं, वैसे ही बाघ और ड्रैगन सूची वास्तव में युद्ध कला जगत की सूची है। यदि बाघ सूची की बात करें तो हर 5 साल में एक प्रतियोगिता होती है
जहाँ युद्ध कला के कलाकार दुनिया के हर कोने से आते हैं और एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं। जो शीर्ष 30 में आते हैं उनके नाम इस सूची में दर्ज किए जाते हैं। हमारे ड्रैगन राजा बीमार होने से पहले 12वें स्थान पर थे। जहाँ तक ड्रैगन सूची की बात है, ये हर 10 साल में एक बार आयोजित होती है। यहाँ हर साल लोग आते हैं जो सूची में शामिल लोगों को चुनौती देते हैं। इस सूची के सभी लोगों के नाम एक पत्थर की पटिया पर खुदे होते हैं। इन्हें युद्ध कला जगत का महागुरु कहा जाता है। वोडांग पर्वत और लोंगहू पर्वत के प्रमुख दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 5वां स्थान एक लड़की का है जो मुरोंग परिवार से है और पहला स्थान शियाओ जू का है, जिसे युद्ध कला जगत का सम्राट कहा जाता है। उसने अकेले 5000 लोगों की सेना को हरा दिया था। हर साल बहुत से लोग उसे चुनौती देते हैं, लेकिन सभी मिलकर भी उसकी भयानक शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वो केवल 35 साल का है और पिछले प्रतियोगिता में ही वो उभरा था। याओ हैरान होकर कहता है तो वो केवल 25 साल की उम्र में उसकी शक्ति ईश्वरीय स्तर की है। झो उसे समझाता है आज नहीं तो कल उसका नाम ईश्वर सूची में दर्ज होगा। याओ हैरानी से उसे सुनता है। ईश्वर सूची के बारे में दुनिया के बहुत कम लोगों को पता है। इसकी प्रतियोगिता हर 30 साल में एक बार होती है। याओ कहता है मैं एक बार उनसे मिलना चाहूंगा। श्री झो उसे चिढ़ते हुए देखता है। याओ कहता है क्या उनके 4 हाथ 3 सिर है या वे कैसे होंगे? वो बहुत ही अविश्वसनीय बातें सोचता है और उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगला हिस्सा जल्द ही आएगा। तब तक जुड़े रहो, खुश रहो और सुरक्षित रहो। आज के लिए अलविदा।